हेलो फ्रेंड्स, कल हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी जिसके अंदर हमने सिस्टम के टाइप्स और जो प्रोसेस हैं थर्मोडायनेमिक उनका अध्ययन किया था। तो हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पढ़ा था आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडिएबेटिक एंड साइक्लिक। इसी के आगे क्रम में हम पढ़ेंगे आज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर क्या होता है, जो तंत्र है वो अपने पारिपार्श्विक के साथ साम्यावस्था में रहता है, अर्थात जो तंत्र के गुण हैं, जो अवस्था चर हैं या ताप दाब आयतन, वो पारिपार्श्विक के ताप दाब आयतन से अनंत सूक्ष्म विचलित रहते हैं, यानी बहुत ही कम परिवर्तित रहते हैं। तो इसे हम कहेंगे कि वह प्रक्रम जिसमें तंत्र प्रत्येक क्षण अपनी साम्यावस्था से अनंत सूक्ष्म विचलित हो। अनंत सूक्ष्म का मतलब बहुत ही कम विचलित हो, तो उसे क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम। इसका मतलब हुआ कि इसमें तंत्र हमेशा साम्यावस्था में रहता है। आगे है, यही उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, ये अनेक छोटे छोटे भागों में डिवाइड किए हुए होते हैं, यानी अनेक छोटे छोटे भागों की एक श्रृंखला होती है, इसके रूप में संचालित होते हैं और तंत्र तथा पारिपार्श्विक दोनों साम्य में रहते हैं। इसमें जो प्रक्रम को आगे बढ़ाने वाला बल होता है जिसे हम कहेंगे प्रेरक बल। एक होता है तंत्र को प्रक्रम को आगे बढ़ने से रोकने वाला बल जिसे हम कहेंगे विरोधी बल। तो दो टाइप के बल हो गए, एक हुआ विरोधी बल, एक होता है प्रेरक बल। तो जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है उसमें प्रेरक बल और विरोधी बलों के मध्य बहुत ही कम अंतर होता है तथा किसी एक में वृद्धि करने से अपन उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो वे ऊष्मागतिकीय प्रक्रम जो छोटे छोटे अनेक पदों की एक श्रृंखला के रूप में इस प्रकार से संपन्न होते हैं कि तंत्र पारिपार्श्विक के साथ साम्यावस्था में बना रहता है तथा इसके विरोधी बल में अल्प वृद्धि, यानी विरोधी बल में यदि हमने जरा सी वृद्धि या जरा सा चेंज किया तो हम इस प्रक्रम की दिशा को परिवर्तित या विपरीत कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि उत्क्रमणीय प्रक्रम दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, अग्र और पश्च दिशाओं में। ये जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं ये अत्यंत ही धीमी गति से होते हैं क्योंकि इसमें तंत्र है वो पारिपार्श्विक के साथ साम्यावस्था में रहेगा और साम्यावस्था में रहने के कारण क्या होगा, प्रेरक बल और विरोधी बल आपस में एक दूसरे से अनंत सूक्ष्म विचलित होंगे। यदि प्रेरक बल अधिक होगा तो साम्य अग्र दिशा में जाएगा और अगर विरोधी बल अधिक होगा तो साम्य विपरीत दिशा में आ जाएगा। तो यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल की मात्रा विरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक हो तो वह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। इसकी हम 2-3 परिभाषा दे सकते हैं। फिर है, वास्तव में जो प्रकृति में होने वाले प्रक्रम होते हैं उनमें कोई भी प्रक्रम है वो वास्तविक में आदर्श प्रक्रम नहीं होता। तो वास्तव में प्रकृति में कोई भी प्रक्रम आदर्श उत्क्रमणीय नहीं होता। फिर है इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं, जो भी उत्क्रमणीयता की शर्त थी जो हमने उत्क्रमणीय प्रक्रम में पढ़ी है वो उत्क्रमणीयता की शर्त होती है वो यहाँ नहीं लगती, यानी वे प्रक्रम जो उत्क्रमणीयता की उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। उत्क्रमणीयता की शर्तें कौन कौन सी थी कि उसमें तंत्र पारिपार्श्विक के साथ साम्यावस्था में है, प्रेरक बल और विरोधी बल के मध्य अंतर बहुत ही कम होता है और ये अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित किए हुए होते हैं। तो ये सारी शर्तें जो उत्क्रमणीयता की थी ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पालन नहीं करते। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं अत्यंत ही तीव्र गति से अर्थात अचानक से संपन्न होते हैं। प्रकृति में होने वाले जितने भी समस्त प्रक्रम है वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। अब अपन इनमें डिफरेंस देखेंगे तो कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ लिया अपन ने रिवर्सिबल प्रोसेस, इधर है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो नंबर 1 है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो कई छोटे छोटे सतत पदों द्वारा संपन्न होते हैं, यानी रिवर्सिबल प्रक्रम को अपन एक से अधिक छोटे छोटे अनंत, कई का मतलब बहुत सारे पदों की एक श्रृंखला के रूप में संपन्न होंगे। लेकिन जो रिवर्सिबल प्रक्रम होता है वो या तो एक पद में संपन्न होता है या फिर उसके अंदर अधिक बड़े पदों की सीमित संख्या होती है, यानी कुछ सीमित संख्या में संपन्न होंगे। नंबर 2 है, उत्क्रमणीय प्रक्रम सिस्टम और सराउंडिंग सदैव साम्यावस्था में रहते हैं लेकिन अनुत्क्रमणीय में साम्यावस्था में नहीं रहते। नंबर 3,
जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है उनमें प्रेरक बल या विरोधी बल में अल्प परिवर्तन करने से ही प्रक्रम को विपरीत दिशा में संपन्न किया जा सकता है। यानी इसके जो भी अवस्था फलन है, अवस्था चर है, उनमें परिवर्तन करके अपन इसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों दिशाओं में संपन्न होते हैं ये प्रक्रम। जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, इसको अपन विपरीत दिशा में संपन्न नहीं करवा सकते, यानी ये एक दिशा में ही संपन्न होते हैं। फिर 4 नंबर है जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। ये अपन ने पढ़ा कि अनेक छोटे छोटे पदों से संपन्न होते हैं और तंत्र साम्यावस्था में रहता है। साम्यावस्था में है यानी एक बार ये अग्र दिशा में, एक बार पश्चिम दिशा में, तो लगातार ये साम्यावस्था में दोलन करते रहते हैं। यानी ये जो प्रक्रम होते हैं ये अत्यंत ही धीमी गति से होते हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रक्रम है वो बहुत ही तेजी से या अचानक से संपन्न होते हैं। इसके बाद है कि इस प्रक्रम में, उत्क्रमणीय प्रक्रम में, चूंकि अपन इसकी दिशा को प्रेरक बल या विरोधी बल में परिवर्तन से दिशा को विपरीत किया जा सकता है, यानी ये प्रक्रम है इसमें हमें अधिकतम कार्य प्राप्त होता है क्योंकि इसकी दिशा को अपन परिवर्तित कर देते हैं। जबकि इरिवर्सिबल प्रक्रम है, इसमें अपेक्षाकृत कम कार्य प्राप्त किया जाता है। इससे आगे है कि पारिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना तंत्र को प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में अपन दोनों दिशाओं में संपन्न करते हैं, यानी तंत्र पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है और इसके लिए अपन को पारिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करना पड़ता। लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम चूंकि एक दिशीय होते हैं तो तंत्र को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाना इतना आसान नहीं होता। उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो साम्यावस्था में रहते हैं, इसका मतलब ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं, ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं। जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है ये सदैव ही पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं क्योंकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम एक दिशीय होते हैं। फिर इसके आगे है जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है वे सभी आदर्श प्रक्रम माने जाते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय होते हैं वो आदर्श प्रक्रम नहीं होते। उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वास्तव में प्रकृति में कोई भी ऐसा प्रक्रम नहीं है जो पूर्णतः उत्क्रमणीय हो, यानी ऐसा प्रक्रम नहीं है जो पूर्णतः आदर्श हो जिसे अपन दोनों दिशाओं में आसानी से संपन्न करवा सकते हैं। अर्थात उत्क्रमणीय प्रक्रम सामान्यतः सैद्धांतिक होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो सामान्यतः वास्तविक होते हैं। और प्रकृति में जितने भी स्वतः प्रक्रम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। अब उदाहरण के लिए देखेंगे अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर अपन डैनियन सेल का उदाहरण लेंगे। तो डैनियन सेल की सामान्य अभिक्रिया में क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर +2 का कॉपर में रिडक्शन होता है। ये जब होता है जब अपने सेल का ईएमएफ होता है वो अधिक होता है, यानी प्रेरक बल इसमें अधिक है। सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा तो जो धातु मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो मोस्ट रिड्यूसिंग होगी उसका रिडक्शन होगा। लेकिन यदि इसकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी, यदि अपन ने इसका विरोधी बल जो इस अभिक्रिया को आगे बढ़ने में रोक रहा था उस विरोधी बल को सेल के ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल से अधिक कर दिया तो ये अभिक्रिया थी इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी, इसे हम कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जो डैनियन सेल है ये एक उत्क्रमणीय सेल कहलाता है। जबकि अनुत्क्रमणीय में अपन देखेंगे जल का ऊपर से नीचे की ओर बहना, गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फैलना या उसका विसरण, ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह आदि, ये सारे के सारे स्वतः प्रक्रम होते हैं और इनके अंदर अपन खुद अपनी इच्छा से इन्हें विपरीत दिशा में नहीं संपन्न करवा सकते। इसके आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम यानी तंत्र के गुण। तो सामान्यतः तंत्र के 2 गुण होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नाम से ही पता है, एक्सटेंसिव को बोलते हैं मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण। तो मात्रात्मक गुण, तंत्र के मात्रात्मक गुण जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, तंत्र की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें कहेंगे हम मात्रात्मक गुण। तंत्र के वे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं, मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए भार है, द्रव्यमान है, आयतन है। देखिए ये तीनों क्वांटिटी हैं, जो भी कोई वस्तु है या जो भी कोई पदार्थ है जो जिससे अपन ने तंत्र बना हुआ माना है तो उसका भार जितना ज्यादा अपन लेंगे उतना ही ज्यादा उसका भार होगा। द्रव्यमान भी उसका उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि जी का मान कांस्टेंट होता है। आयतन, जितना अपन ने तंत्र को लिया है उतना ही उसका आयतन अधिक होगा, यानी ये भी उसकी मात्रा पे निर्भर करता है। तथा ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स मुक्त ऊर्जा,
ये भी सारी की सारी हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, ये भी सारी की सारी क्या होती है, तंत्र की मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। जितनी ज्यादा मात्रा होगी उसकी ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। फिर है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता कहेंगे अपन पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो ऊष्माधारिता भी क्या होती है, मात्रात्मक गुण होता है। जितना अधिक पदार्थ होगा उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अपन को उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, अर्थात उसकी ऊष्माधारिता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये भी मात्रात्मक गुण है। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या भी क्या होगी, जितनी ज्यादा पदार्थ की मात्रा होगी उसमें अणुओं की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये भी क्या होगी, उसका मात्रात्मक गुण हो गया। तंत्र के कुल मात्रात्मक गुण उसके विभिन्न भागों के मात्रात्मक गुणों के योग के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि एक तंत्र के अलग एक से अधिक भाग में अपन उसे डिवाइड करके उसकी स्टडी करेंगे तो प्रत्येक भाग का मात्रात्मक गुण है वो उसके विभिन्न भागों के मात्रात्मक गुण के योग के बराबर होता है। यानी मात्रात्मक गुण एक एडिटिव योगात्मक गुण है। फिर 2 नंबर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी या मात्रा स्वतंत्र गुण। इसे हम विशिष्ट या गहन गुण भी बोलेंगे। मात्रात्मक गुण थे मात्रा पर निर्भर करने वाले, जबकि मात्रा स्वतंत्र गुण होते हैं जो तंत्र की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, जबकि उसमें उपस्थित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जैसे ताप है, दाब है, घनत्व, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, अपवर्तनांक, डायपोल मूवमेंट, मोलर आयतन, गैस स्थिरांक, विद्युत विशिष्ट ऊर्जा, पैराविद्युत स्थिरांक, मोलर एंट्रोपी तथा रासायनिक विभव। ये सारे के सारे पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करके उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो इन्हें अपन कहेंगे इनके मात्रा स्वतंत्र गुण या विशिष्ट गुण। अब इन मात्रा स्वतंत्र और मात्रा गुण के अपन कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होती हैं। इसमें फर्स्ट है कि यदि अपन ने किसी भी मात्रा स्वतंत्र गुण को मात्रात्मक गुण से कैसे रिलेट किया जाता है, तो यदि पदार्थ की इकाई मात्रा ले ली जाए, यदि पदार्थ की इकाई मात्रा ले ली जाए तो मात्रात्मक गुण ही क्या हो जाते हैं, उसके मात्रात्व स्वतंत्र गुण बन जाते हैं। जैसे घनत्व, घनत्व अपन को पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। चूंकि द्रव्यमान और आयतन ये दोनों मात्रात्मक गुण है, लेकिन यदि अपन ने आयतन को इकाई ले लिया, यानी इकाई आयतन में पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, उसका घनत्व कहलाता है। तो ये घनत्व क्या बन गया, उसका मात्रा स्वतंत्र गुण बन गया। ये दोनों मात्रात्मक गुण है, जबकि इनका रेशियो है वो मात्रा स्वतंत्र गुण है। इसी प्रकार विशिष्ट ऊर्जा, स्पेसिफिक हीट, ये कहलाती है अपनी हीट कैपेसिटी तथा द्रव्यमान का रेशियो। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या कहलाती है, 1 ग्राम पदार्थ या 1 मोल पदार्थ की ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन ही यह है कि 1 मोल पदार्थ की ऊष्माधारिता ही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो यदि अपन ने इस पदार्थ की मात्रा को इकाई ले लिया तो ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा भी क्या कहलाएगी, उसका मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाएगी। इसी तरह रासायनिक विभव बराबर मुक्त ऊर्जा बटे मोलर द्रव्यमान। यदि मोलर द्रव्यमान को अपन ने इकाई ले लिया तो ये जो रासायनिक विभव है ये मात्रात्मक गुण, ये वाला मात्रात्मक गुण मुक्त ऊर्जा मात्रा स्वतंत्र गुण में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि जो 2 मात्रात्मक गुण होता है उनका रेशियो हमेशा मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाता है। ओके, थैंक यू। इसके आगे की अपन अगले लेसन में पढ़ेंगे।